चुनाव में कभी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि ऐसी जो लड़ाई जो मेरे हित में है, जो समाज हित में है, जो महिलाओं के हित में है, जो बच्चों के हित में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, मैं उस लड़ाई से पीछे कभी नहीं हटूंगी। अगर मेरा समाज मुझे कहता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो मैं समाज से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल। क्यों चुनाव लड़ना कौन सी गलत बात है? बहन जी को देखिए, फूलन देवी को देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा फूलन देवी से इंस्पायर हूँ। न स्कूल गई, न किताबें पढ़ी, इतना पीड़ा सही, इतना दुख सहा, लोगों से प्रतिशोध लिया। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी एक बड़ा सवाल रहा है। आदरणीय बहन जी के बाद या उससे पूर्व में कहें तो स्वर्ण जाति की कुछ महिलाएं तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, लेकिन आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी जब तक काशीराम जी का मिशन चला तब तक वो सफल रही। उन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलन किए, बढ़ चढ़कर उन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया और वो मुकाम हासिल किया जो शायद किसी दलित महिला को मिल सकता है। इस मुद्दे पर मेरे साथ एडवोकेट केतन है। प्रयागराज हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रही है, एडवोकेट है। इनसे भी जानेंगे, केतन क्या लगता है महिलाओं को राजनीति में उनका मन नहीं आने का या उनको आने नहीं दिया जाता, उनको स्थापित करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, महिलाओं को जो आज के मतलब पुराने दौर से लेकर अभी तक देखा जाए, जितना है शोषण पुरुष समाज में महिलाओं का हुआ है, उतना शोषण किसी भी जाति का नहीं हुआ है। न शूद्रों का, दलितों से ज्यादा महिलाओं का शोषण कल भी होता रहा है और आज भी होता है। उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, पहले भी और आज भी। आज वो कितनी भी सही रहे, गलत रहे, उनको एक ही नजरिए से देखा जाता है। अगर वो घर में रहती हैं तो किसी काम की नहीं है, हाउस वाइफ है तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अगर वो बाहर निकल गई हैं तो भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्हें अलग अलग नजरिए से देखता है समाज। तो राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग कई महिलाओं को ये कह देते हैं राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, तुम्हें नहीं आने चाहिए, तो फिर वो खुद विधायक सांसद बनकर क्यों बैठे? राजनीति का मतलब वो राज करना है नीति के साथ, ना कि गंदगी के साथ। राजनीति का मतलब होता है अपने हक अधिकारों की लड़ाई, अपने समुदाय की आवाज उठाना, जो भी गलत हो रहा है उसके प्रति हमें समीक्षा करना कि गलत क्या है और सही क्या है। महिलाओं का जो दृष्टिकोण है वो सही करना भी करना चाहें, कोई भी काम में डरता के साथ करना चाहें, वो उतना आसान नहीं है। बहन जी को मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली, सौभाग्यशाली महिला मानती हूँ, जिनके पास खुद तो जज्बा था ही, जो एक रात में ही घर छोड़ दिया अपना। कोई भी महिला अगर घर छोड़ दे बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ये पुरुषों ने घर छोड़ा तो उन्हें बुद्ध बनाया गया, उन्हें बुद्ध समझा गया, लेकिन अगर महिलाएं घर छोड़ देती हैं तो उन्हें कितनी ही गलत तरीकों से उनके नाम दिए जाते हैं, उनको गलत करार दिया जाता है। ये समाज वो है, ठीक है। और जो भी महिला सच्चाई के रास्ते पे चली है तो उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। महिलाओं के अंदर डर व्याप्त है, इसलिए वो राजनीति में खुलकर नहीं आ सकती हैं। अच्छा, महिलाएं ऊपर से दलित महिलाएं, दोनों का बहुत बड़ा फैक्टर है। स्वर्ण महिलाएं तो राजनीति में है, और लेकिन स्वर्ण महिलाएं भी राजनीति में कैसे स्थापित हो रही है? अभी कल ही की घटना है, बीजेपी की कोई कार्यकर्ता है राजनीति में मुखर रूप से आने के लिए या बीजेपी में ऊपर उठने के लिए उसने अपनी 13 वर्षीय बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के सामने प्रस्तुत कर दिया। 10 दिन तक लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा तक उसकी बेटी के साथ रेप होता रहा, जब बाद में बेटी ने कंप्लेंट की। मतलब किस हद तक अगर महिलाएं सक्सेस हो भी पा रही है तो उनके अंदर कितनी जिज्ञासा है, मतलब अपनी बेटी तक को दाव पे लगा रही है राजनीति में। देखिए, ऐसा है, ये जो इस तरह का कृत्य किया गया है, जो भी महिला है, पहले तो वो महिला कहलाने लायक नहीं है, माँ कहलाने लायक नहीं है। आप किस पद पर जाएंगे जब आपने माँ का पद खो दिया? माँ से बड़ा कौन सा पद होता है? माँ से बड़ा कभी कोई पद नहीं होता है। आज जो लड़कियां कर रही हैं, जो लड़के कर रहे हैं, वो गुमराह हैं। उन्हें कोई कितना भी समझा ले, उन्हें करना अपने मन का ही है, ठीक है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे आज की जनरेशन हो, अगर उसने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो करना है। जो समझाता है वो पिसता है, जो उसे बचाने की कोशिश करता है वो पिसता है। मैं खुद के घर के मैटर में मैंने लड़कियों को समझाने का प्रयास किया, उन लड़कियों ने वही किया जो उनका मन किया। उसके बाद मेरे ऊपर ही आरोप लगा दिया गया कि इनको पता था, यही चाहती थी, फलाना ठिकाना। इसलिए मैं तो महिलाओं को बहुत कम इस विषय पर बात करती हूँ। मैं शिक्षा की बात हो तो मैं सिखा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का कृत्य कर रहा है उसको समझाना मतलब अपने ऊपर ही लांछन लगवाना हो जाता है। आज भी मैं इस दर्द से उभर नहीं पाई हूँ कि मैंने किस हद तक लोगों को समझाया, किस हद तक लड़कियों को समझाया, और आज भी मैं प्रयास करती हूँ पूरा कि मैं समझाऊँ। लेकिन ये समाज ऐसा समाज है जो सिर्फ षड्यंत्र, हम अपने ही परिवार के लिए षड्यंत्र क्यों करेंगे? बिल्कुल बताइए, हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा भी दायित्व है समाज में एक कोई अच्छा मैसेज जाए, मैसेज गलत ना जाए। अच्छा, 131 सांसद बताए जाते हैं, हजारों की संख्या में विधायक संसद के अंदर है, लेकिन अम्बेडकरवादी लोगों को, अम्बेडकरवादी
कार्यकर्ताओं को या अम्बेडकरवादी नेताओं को कोई भी पार्टी पसंद नहीं करती है। देखिए, अम्बेडकरवादी लोगों को पार्टियां पसंद करती हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं पसंद करती। वो अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करने के लिए वो अपने बाबा साहब अम्बेडकर से जो लोग जुड़े हैं या उन्हें मानते, उनकी मजबूरी है बाबा साहब के लोगों को अपनाना या बाबा साहब के नाम को अपनाना। ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि आप किसी भी चीज़ को मजबूरी में आप अपनाइए, आप फलाना ठिकाना, कुछ नहीं कहा ऐसा। लेकिन लोग अपने पद की लालसा में, ठीक है, उन्हें अपनाते हैं, उन्हें अपनी फोटो भी लगाई जाती है। देखिए आप जीता जाट का उदाहरण सबसे ज्यादा यूज किया गया है अरविंद केजरीवाल ने, बाबा साहब को सबसे ज्यादा यूज किया उन्होंने, उनके नाम को वो तो फोटो को खींचने के लिए यूज किया ना। तो वही तो है ना, आपने कहा ना कि कोई पसंद नहीं करता, पसंद करते हैं ना, अपने राजनीतिक लाभ के लिए पसंद करते हैं। नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा पसंद करते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग पसंद नहीं है उनको, क्योंकि वो समाज की आवाज उठाएंगे। देखिए देखिए जो आवाज उठाता है उसको तो कोई भी पसंद नहीं करता, ठीक है, क्योंकि सही मुद्दों पर कोई बहस करना ही नहीं चाहता है। जो भ्रमित लोग हैं उन्हें भ्रम चाहिए, उन्हें एक झूठ के ऊपर एक झूठ चाहिए, उन्हें एक सच के ऊपर एक सच नहीं चाहिए। मैंने सच बोलकर देखा है अपने समाज में, अपने परिवार में सच बोलकर देखा है, मैंने सच बोलकर सच को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब आप सच बोलना चाहते हैं तो आपका सच कोई सुनना नहीं चाहता, और अगर सुन भी लेता है तो उसे मानना नहीं चाहता। ये है, राजनीति में भी यही हुआ है। केजरीवाल आज सीएम बने, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर बने, उन्होंने अपने यहाँ फोटो लगाई, लेकिन बताएं झुग्गी झोपड़ियों के लिए क्या किया उन्होंने? बताएं, मैंने झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखा है, पीतमपुरा में जाइए आप, महिलाएं 4-4, 5-5 घंटे पहले वॉशरूम के लिए लाइन लगा कर खड़ी होती हैं। वो कहते हैं हमारी सरकार में शिक्षा का पहला नियम क्या हुआ? स्वास्थ्य। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। आपने झुग्गी झोपड़ियों के वॉशरूम सही क्यों नहीं करवाए? आपने वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? आप किस शिक्षा की बात करते हैं? आपने मनीष सिसोदिया को शिक्षा का जनक कह दिया। शिक्षा के जनक का मतलब क्या होता है? आपने बिल्डिंग बना दी तो आप शिक्षा के जनक हो गए। बताइए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का नाम क्यों नहीं लिया आपने? जिन्होंने स्कूल बनाए, इन्होंने बच्चों को सच में पढ़ाया, जिनकी पत्नी ने इतना योगदान किया। कौन सा मनीष सिसोदिया की पत्नी ने योगदान किया? वो जेल चले गए, 2 साल रहे जेल में, तो क्रांतिकारी हो गए, जनक हो गए। ये तो नहीं होना चाहिए ना। आप किसको क्या उपाधि दे रहे हैं यही पता नहीं है। ये तो पता होना चाहिए हम किसे क्या उपाधि दे रहे हैं। मैंने तो उनके ट्वीट पे मनीष सिसोदिया से पूछा था, बताइए आप शिक्षा जनक कैसे हुए? बताइए, आपके यहाँ मैंने देखा व्यवस्था प्राइमरी स्कूल एनसीडी के स्कूलों में कक्षा का 9th में बच्चा फेल हो जाता है, दोबारा आप एडमिशन नहीं लेते हैं। मैंने ये भी देखा है, मेरी खुद की दीदी के 2 बच्चे हैं, वो 9 फेल घर बैठे हैं। अच्छा, इतनी बुरी स्थिति है। आपने शिक्षा पे कॉन्फ्रेंस कर दी, आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस कर दी, दिल्ली जनता को बेवकूफ बनाते रहे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस देश का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, शोषित पीड़ित पिछड़ा भी कह देते हैं, आपको नहीं लगता ऐसा कि पार्टियों के भरोसे को छोड़कर, पार्टियों के पिछलक्कू ना बनकर निर्दलीय उतरा जाए, समाज के भरोसे उतरा जाए, संसद में पहुंचा जाए और अपने समाज की अपने हक की आवाज उठाई जाए? जो भी व्यक्ति निर्दलीय जाएगा वो अपनी बात रख पाएगा, उसके ऊपर ना तो पार्टी का दबाव होगा, ना ही उसे किसी समुदाय का दल झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने समाज के दल झेल कर आया है, अपनी समाज की समस्या देख कर आया है, तो अपनी समस्याओं को काम करेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी बिकाऊ पार्टी के पास जाते हैं, बिकाऊ नेता बनाता है, भले ही आप अपनी स्टैंड से जीत कर गए हैं, वो तो यही कहेगा आप हमारे संबल से जीत कर आए हैं, आप हमारी बात मानिए। तो हम मेरे हिसाब से तो यही है कि हम क्यों तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करें, क्यों तुम्हारे संबल से लड़ाई लड़ें? हमें अपने समाज की लड़ाई लड़नी है, अपनी ही लड़ाई लड़नी है। अपने समाज की क्या, पहले खुद जीतेंगे तभी तो दूसरों को जिताएंगे। तो हम खुद ही अपनी मानसिकता, अपने विवेक के आधार पर नहीं चल पाएंगे तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे? जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भविष्य में, क्योंकि जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि पार्टियों को छोड़ दें, अपने आप उठें, आप क्यों नहीं पहल करती हैं? क्या आप कूदेंगी इस रण में? राजनीतिक चुनाव अगर आपको जनता कहे, आपके क्षेत्र के लोग कहे, तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले पीछे हट जाएंगे कि मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव। नहीं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि ऐसी जो लड़ाई जो मेरे हित में है, जो समाज हित में है, जो महिलाओं के हित में है, जो बच्चों के हित में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, मैं उस लड़ाई से पीछे कभी नहीं हटूंगी। अगर मेरा समाज मुझे कहता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो मैं अब समाज के चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, क्यों चुनाव लड़ना कौन सी गलत बात है? बहन जी को देखिए, फूलन देवी को देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा फूलन देवी से इंस्पायर हूँ। न स्कूल गई, न किताबें पढ़ी, इतना पीड़ा सही, इतना दुख सहा, लोगों से प्रतिशोध लिया, पहली बार में सांसद बना। और पहली बार में सांसद, भाई सांसद बनना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई आपको टच कर जाए, आज की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, वो आवाज नहीं उठा पा रही है जो फूलन देवी ने उठाई है। उन हाथों को वो नहीं काट सकती हैं जिन्होंने उन्हें पीड़ा दी है, लेकिन जो फूलन देवी हैं, जिन्होंने उनके शरीर को छुआ, उन्होंने उस समाज को दिखाया कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं दलित नहीं हूँ। फूलन देवी ने दिखाया कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। वो जेल में भी रही,
जेल में भी उनके साथ गलत हुआ, लेकिन फिर भी इतना दंड झेलने के बाद वो मरी नहीं, उसे मारा गया। तो क्या जैसा कि मैंने अभी पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगी, हाँ। अगर सपोज करें कि समाज का दबाव पड़ता है तो किस क्षेत्र से लड़ना पसंद करेंगी? मैं अपनी विधानसभा से ही लड़ना पसंद करूंगी। मेरी विधानसभा जालौन है, वही जालौन की मैं रहने वाली हूँ। मैं वहीं से अपना मतलब क्षेत्र चुनूंगी, क्योंकि वो फूलन दीदी का भी क्षेत्र है। हाँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर फूलन दीदी जी का घर है, और मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनको मैंने संसद भवन में जब बोलते देखा तो मैंने देखा कि कितनी विषम परिस्थितियों में कोई उनका गुरु नहीं था, उनके पास कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर नहीं था, लेकिन अपनी सोच के आधार पे कि अगर आज मैंने फूलन दीदी का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा मैं चाहती तो सुसाइड कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो कल दूसरी फूलन देवी को भी सुसाइड ही करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वो किया जो हर एक लड़की को करना चाहिए, क्योंकि समाज का जो दुष्प्रचार महिलाओं के लिए हो रहा है, जो जिस स्तर पे आज महिलाओं की इज्जत कम हो गई है, पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी करने के बाद भी आप उस चीज को नहीं अप्रिशिएट कर पा रही कि मैं क्या हूँ, क्या मैं हो गई हूँ। चलिए जालौन वालों, उरई वालों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपके बीच में बहुत जल्द, जैसा कि मुझे लग रहा है कि अब एडवोकेट साहब जो है पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि डूबते को तिनके का सारा यहाँ तो बहुत बड़ी नाव मिल गई है, और इन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है कि अगर समाज चाहेगा तो मैं जरूर लड़ूंगी। तो जालौन वालों से मेरी ये अपील है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो केतन को मौका जरूर देना भाई। अगर केतन ने अपनी मंशा जाहिर की और उन्होंने कहा कि निर्दलीय, अगर निर्दलीय केतन को मौका मिलता है, आप लोग उसका समर्थन करते हैं, तो वाकई में आने वाले 2027 के चुनाव में केतन चुनाव लड़ेंगी तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी? मैं चुनाव लड़ूंगी तो मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार की प्रॉब्लम, जो बच्चे 10,000, 15,000, 8,000 के पीछे दिल्ली, बम्बई में नौकरियां कर रहे हैं, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, मेरा सबसे पहला काम होगा मेरे उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन में इंडस्ट्री को लगाना। तो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है? नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, और क्या कहते हैं, रोजगार के साधन बहुत कम है। वहाँ पे महिलाएं बहुत मतलब वर्कलेस रहती हैं, वो काम ढूंढती रहती हैं। अच्छा। घर बैठे काम मिले लेकिन कोई काम नहीं। भाई हमारे समाज में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, हमारे समाज में काम की कमी, काम देने वालों की कमी, बिजनेसमैन की कमी। सारा समाज नौकर बन जाएगा तो फिर बिजनेस कौन करेगा? तो मेरा काम यही है रहेगा, प्राथमिकता तो मेरी रोजगार देना ही रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई भी कर सकें, उसके साथ साथ वो अपना बिजनेस भी कर सकें, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा रहेगा इलाज, जो भी लोग चिकित्सा स्वास्थ्य पे रहेगी। यहाँ के हमारे यहाँ जो भी समस्या है वो तुरंत तत्काल रूप से देखी जाए। बहन जी ने हमारे यहाँ मेडिकल बनवाया है, मैंने सबसे ज्यादा तो प्रभावित बहन जी के कामों से हूँ। महिला होकर पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर हर जगह उन्होंने काम किया, और 1500 आवास दिए। 1500 आवास में इतनी सारी पब्लिक का रहना, झुग्गी झोपड़ियाँ खत्म हुई। जिस दिल्ली में जिसे हम राजधानी कहते हैं, यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ कम नहीं हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ 1500 कॉलोनी नहीं है, जहाँ कम से कम 5-10 उन्होंने बनाई। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल भी दी उन्होंने, उसमें विद्यालय भी है, मेरे स्कूल भी हैं। क्या चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी से नहीं बनती है? अगर वो कहे तो उनके साथ चुनाव नहीं लड़ोगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। और बहन जी का जो संघर्ष है और चंद्रशेखर जी का जो संघर्ष, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। कुछ लोग पैदा किए जाते हैं, कुछ लोगों का जन्म होता है, तो बहन जी का जन्म हुआ है, उनकी तुलना अभी आजादी से करना बिल्कुल सही नहीं। तो चलिए, केतन बहन हाईकोर्ट के अंदर तो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा ही चुकी हैं। कई केस उन्होंने बड़ी दमदारी से प्रस्तुत किए हैं। वो अगली वीडियो जब मैं केतन के साथ बनाऊंगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हाईकोर्ट के अंदर किस तरीके का इनका जो सफर है वो शुरू हुआ है, और इस सफर को वो वर्तमान में कैसे जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि जालौन से हमको एक अम्बेडकरवादी, शिक्षित और पढ़ा लिखा समझदार एक हमको प्रत्याशी मिल गया है, जो आने वाले समय में जालौन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके बीच में बहुत जल्द आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जालौन के अंदर, जैसे कि उन्होंने कहा कि चिकित्सा और रोजगार दो बहुत गंभीर मुद्दे हैं जालौन की, जो उरई की जनता है उनके लिए, तो उनको लेकर वो काम करेंगे। जालौन की जनता से मैं अपील करता हूँ कि केतन का साथ दें, आपके बीच में आए तो अपनी समस्याओं को रखें, और केतन में विश्वास भी रखें कि आपके बीच में पढ़ा लिखा प्रत्याशी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस मौके को इस बार आप लोग बिल्कुल भी जानेगा नहीं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? केतन के बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने अपना कीमती समय दिया।